हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 का फॉर्मूला रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए जैसे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाते हैं। तो उसको लाने में जो वर्क डन होता है, वही उस चार्ज के अंदर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, उस चार्ज को हम इंफिनिटी से स्लोली स्लोली लाते हैं, जिससे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ना आने पाए। नहीं तो हमारा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए स्लोली लाते हैं, जिससे कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो, वो केवल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस पॉइंट पर उस चार्ज के अंदर मिले। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है। देखिए ये एक प्लस क्यू का चार्ज है जो रखा हुआ है। तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंफिनिटी से एक क्यू नॉट के चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज कह सकते हो आप, ये प्लस क्यू नॉट है, इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस फील्ड में किसी पी पॉइंट तक लाते हैं। तो देखो पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, यहां तक लाने में वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि पी पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पी के बराबर। ठीक है। अब देखो इसी वर्क डन को हम माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं। मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो रिपल्सन का बनेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट चार्ज का इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। तो जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? निगेटिव। तो इसी वर्क डन को, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इसको अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन से रिप्रेजेंट करें तो यही वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन्फिनिटी टू पी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में बेटा ये जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन होता क्या है कि इंफिनिटी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम वहां पर रेफरेंस लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूपी माइनस यू इन्फिनिटी की वैल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पी के इक्वल होगी। लेकिन ये जो वैल्यू है वो जीरो कंसीडर हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमने रेफरेंस ले रखा है। तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो पी पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक जगह पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए ए और बी। तो अब अगर क्यू चार्ज को हम ए से बी मूव कराएंगे तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो इन दोनों पॉइंट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब यूबी माइनस यूए की वैल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी के बराबर होगा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये इनिशियल वाला पॉइंट है, ये फाइनल वाला पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से क्यू चार्ज को फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो इन दोनों पॉइंट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल होगा। समझ में आया बेटा? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो एक एग्जांपल हमने ले रखा है। ये एग्जांपल, एक प्रोटॉन है जो फिक्स्ड है यहाँ पर। ठीक। और एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूवेबल है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा करके प्रोटॉन की तरफ ला रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा के प्रोटॉन की तरफ लाएंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये हमें चेक करना है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हम इधर की तरफ प्रोटॉन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे। और अगर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आ जाता है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी कि यू फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल होगा। तो इससे शो होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर यही वर्क डन निगेटिव आ जाता है तो डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव होगी, तो यू फाइनल लेस देन यू इनिशियल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब देखो यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है।
मान लो ये प्रोटॉन फिक्स्ड है और इस इलेक्ट्रॉन को हम इसकी तरफ लाना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन पर देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अब देखो, ये अपने आप इधर की तरफ भागेगा, ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको स्लोली स्लोली लाना है। तो स्लोली लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ रखना पड़ेगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, जिससे कि इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो रहे और इसमें कोई एक्सीलरेशन ना हो, जिससे कि ये वेलोसिटी ना गेन करने पाए। तो अब क्या होगा, देखो धीरे धीरे इसको हम इधर की तरफ मूव कराएंगे और एक्सटर्नल फोर्स को हम इधर रखेंगे। तो हमारा फोर्स इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो हमारे द्वारा अगर वर्क डन निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल। देखो यहां पर एक प्रोटॉन फिक्स्ड है, लेकिन अब दूसरी तरफ से हम एक प्रोटॉन को ही इसकी तरफ ला रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रोटॉन पर इधर की तरफ लग रहा होगा। और अब अगर हमें इसको उधर मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा, तो ये मूव करेगा उधर। तो अब जब लेफ्ट साइड में हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो हमारे द्वारा देखना है सिस्टम के ऊपर वर्क डन कैसा है। अगर वो वर्क डन पॉजिटिव होता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन निगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम पर। तो देखो टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मान लो Q1 का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इस Q2 के चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ पर लाते हैं। तो हमारे द्वारा जो लाने में वर्क डन होगा वही इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो Q2 की बनती है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर के इक्वल बनती है। ठीक है, इतना वर्क डन हमारे द्वारा होता है। अब देखो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है, यही इस सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यही जो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि टू चार्ज से मिलकर केवल सिस्टम बना हुआ है, तो यही सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और बेटा इसी को देखो हम Q1 की पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो Q2 का चार्ज यहाँ पर पहले से रखा हुआ है और इस Q1 के चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ लाते हैं। तो Q1 के चार्ज को जब इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे तो यही जो हमारे द्वारा वर्क डन होगा वो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। तो यही U Q1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर के इक्वल होगी। तो अगर टू चार्ज का सिस्टम है तो आपको याद रखना है कि टू चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर होती है। यही पोटेंशियल एनर्जी Q1 की भी कहलाती है, यही पोटेंशियल एनर्जी Q2 की भी कहलाती है और यही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की भी कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि ये जो Q1 Q2 है ये विद साइन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम की तो इसमें Q1 Q2 विद साइन पुटअप किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन टू चार्ज सिस्टम। देखो यहाँ पर थ्री चार्जेस हमने ले रखे हैं, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो मोर देन टू चार्जेस सिस्टम है अगर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक स्पेशल तरीका है। इसमें हम नंबर ऑफ पेयर निकाल लेते हैं और जितने पेयर बनते हैं उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थ्री चार्जेस हैं, तो देखो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे एनर्जी के, 3 × 2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है उसका। तो 3 × 2/2, तो देखो 3 × 2/2 में 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा। तो यानी यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, 3 नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। तो देखो एक तो Q1 Q2 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो के को हमने लिख दिया है यहाँ पर 1/4πε0 जो टर्म होता है उसको के लिख दिया है। तो के Q1 Q2 अपॉन R12। इसी तरीके से एक पेयर बनेगा Q2 Q3 का, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 इनके बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से एक पेयर बनेगा Q1 Q3 के बीच में,
इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये बन जाएगी Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, तो इस तरीके से तीन पेयर बनेंगे, तो तीन पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, समझ आया बेटा? अब अगर इसमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चार्ज की अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, जैसे मान लो Q1 की निकालनी है या Q2 की निकालनी है या Q3 की निकालनी है, तो किसी पर्टिकुलर चार्ज की जब पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल उसी का ही बाकी चार्जेस के साथ पेयर बनाते हैं। तो जैसे Q1 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो देखिए इस Q1 का ही Q2 के साथ पेयर बनेगा और इस Q1 का ही Q3 के साथ पेयर बनेगा। यहां पर Q2 Q3 के पेयर को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, समझ आया बेटा? अच्छा, इसका देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो थ्री पेयर की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कैसे बनेगी, उस चीज को समझ लो। यहाँ पर देखो, जैसे Q1 का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, अभी यहाँ पर बाकी चार्जेस नहीं है, तो Q2 के चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहां तक लाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें Q2 को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो Q1 Q2 पेयर की एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जो कि ये होगी के Q1 Q2 अपॉन R12। अब उसके बाद हम Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, तो Q3 को जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे यहाँ पर, तो देखो Q1 भी यहीं पर है, Q2 भी यहीं पर है, तो जब हम Q3 को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो अब हमें Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पेयर की भी पोटेंशियल एनर्जी और इस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो Q3 की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखो Q3 की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक तो Q2 के अगेंस्ट होगी और एक Q1 के अगेंस्ट होगी, तो ये दो पोटेंशियल एनर्जी और मिलेंगी और ये पहले वाली होगी, तो ये जुड़ करके पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाते हैं, वही स्लोली स्लोली लाएंगे, तो इस पी पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब इसी टेस्ट चार्ज से उसमें डिवाइड कर देंगे, तो वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, याद रहेगा बेटा? और इसी वर्क डन को देखो हम माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं, तो माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट के इक्वल भी यही वैल्यू होगी। और यही वर्क डन अभी हम लोग देख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है पी पॉइंट पर, तो इसी को हम यू एट पी लिख सकते हैं अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और क्यू नॉट, इन तीनों में रिलेशन आ गया हमारे पास, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में अब वही कॉन्सेप्ट फिर से, एक्चुअल में जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है, लेकिन इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं, तो इसलिए वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। तो जब वहां पर पोटेंशियल जीरो है तो v इंफिनिटी जब हम जीरो रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यही फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल बन जाएगा उस पॉइंट का। ठीक है, अब देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ये ए और बी। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्यू नॉट को हम फिर से ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो अब हमारे द्वारा जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो वीबी माइनस वी ए की वैल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इसको हम इनिशियल पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट मान लें, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनिशियल टू फाइनल अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा। यही माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इनिशियल टू फाइनल अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा, और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से देखो हमें चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों में रिलेशन मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस
क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर के इक्वल होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट में के भी लिख सकते हैं, तो के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। और यहाँ पर के आपको विथ साइन पुटअप करना है बेटा, ठीक है, विथ साइन। और डेफिनेशन से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज की वैल्यू होगी वही उस पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। देखो यहाँ पर Q1 का चार्ज है, यहाँ पर Q2 का चार्ज है, यहाँ पर Q3 का चार्ज है, ठीक है, कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। अब इन सभी की वजह से हमें किसी O पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल उस O पॉइंट से सभी चार्जेस की डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो Q1 की मान लेते हैं R1 है, Q2 की मान लेते हैं R2 के इक्वल है, Q3 की मान लेते हैं R3 के इक्वल है। और अब इंडिविजुअल चार्जेस का जो भी पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा उन सबका जो समेशन होगा वही नेट पोटेंशियल ओ पर होगा। तो वीओ की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो सबका पोटेंशियल ऊपर आ जाएगा। अब बस एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जितने भी ये चार्जेस है वो सब विथ साइन पुटअप करेंगे बेटा। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, क्योंकि जो पोटेंशियल निकलेगा वहां पर वो सबका सम आएगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। तो देखो किसी जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लो थीटा के एंगल पर ये आर डिस्टेंस पर है पॉइंट, तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी कि इस पॉइंट से हम बहुत ज्यादा दूर, इधर कहीं काफी ज्यादा दूर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम आर के कंपैरिजन में ए को निग्लेक्ट कर देंगे। तो ए को जब निग्लेक्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आ जाएगा जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो थीटा पर ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल। अगर थीटा जीरो है तो देखो एक्सिस वाली पोजीशन हमको मिल जाएगी, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर हमको इक्वेटोरियल वाली पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। एक्सियल पोजीशन में थीटा की वैल्यू जब जीरो है तो यहाँ पर राइट साइड में पोटेंशियल निकालेंगे, और थीटा इक्वल टू 180 भी तो हो सकता है, तो इधर लेफ्ट साइड में पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी। तो देखो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो राइट साइड में पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 180 तो -1 के इक्वल होगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू लेफ्ट साइड में आ जाएगी डाइपोल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू 90, तो cos थीटा cos 90 जब रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे याद रखना पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये रिलेशन तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब देखो dr को अगर हम इधर ले जाएं इसके साथ में, तो dv की वैल्यू निकालें तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं हम। और इसी dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर को अगर हम इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू माइनस आर इनिशियल टू आर फाइनल ई डॉट डी आर के इक्वल होती है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये वाला, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। देखो अगर वोल्टेज हमको फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, ठीक है, वोल्टेज अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, जैसे मान लो v की वैल्यू दे रखी है एक्स एक्स प्लस 2y+3z, है ना, इस टाइप से, या फिर v इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का वोल्टेज दे रखा है, तो हमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर हम कंपोनेंट निकालेंगे। पहले कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, पहले ई एक्स निकालेंगे, फिर ई वाई निकालेंगे, फिर ई जेड निकालेंगे। ई एक्स कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। बेटा इसको डेल पढ़ते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है समझ लो। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, लेकिन वाई और जेड को यहां पर कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, जब हम वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वेशन है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही केवल हम वेरिएबल मानेंगे, और बाकी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो दे रखा है उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे। तो जो डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू होगी वो 2x के बराबर हो जाएगी, और बाकी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों हम कांस्टेंट मान के चले। समझ में आई बात बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे, तो मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर हम एक्स और जेड दोनों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जेड के रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान के चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल और स्फीयर। देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल हो हमारे पास या कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों में सेम कंडीशन के पोटेंशियल मिलते हैं, तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया है। देखो कंडक्टिंग स्फीयर पर जब भी हम चार्ज देंगे कहीं पर भी बीच में, तो वो भी सारा का सारा सरफेस पर आ जाएगा, और शेल में जब हम चार्ज देंगे तो वो भी उसमें सरफेस के ऊपर ही रहेगा, है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो अब इसकी वजह से हम बाहर किसी पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सरफेस पर निकालेंगे, फिर इनसाइड देखेंगे। तो देखो बाहर किसी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पूरे चार्ज को सेंटर पर एज्यूम कर लेते हैं, और एक पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो देखो आउटसाइड जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 1/4πε0 क्यू बाई आर के इक्वल हो जाएगी। समझ आया बेटा? इसी तरीके से जब हम सरफेस पर निकालेंगे पोटेंशियल, तो फिर से पूरा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, तो सरफेस पर पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू बाई आर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इनसाइड किसी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो बेटा इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो आपको याद रखना है कि जो सरफेस पर है वही हर जगह इनसाइड मिलता है, चाहे सेंटर पे निकाले चाहे कहीं निकाले, सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, वो वही होता है जो सरफेस पर होता है। तो वी इनसाइड जो वैल्यू होगी वो वी सरफेस के इक्वल होगी, और ये वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर के इक्वल होगी, जो सरफेस का पोटेंशियल होता है, और ये सब जगह कांस्टेंट होगा, है ना, कहीं पर भी इस पोटेंशियल की वैल्यू निकालें हम कांस्टेंट मिलेगी। अच्छा, इस वोल्टेज का ग्राफ भी बनता है, मतलब डिस्टेंस के साथ वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी समझ लो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो V वर्सेस R के ग्राफ में जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी, कहाँ से कहाँ तक, R इक्वल टू कैपिटल R तक, यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी, यानी कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आर इक्वल टू जीरो से, यानी सेंटर से लेकर आर इक्वल टू कैपिटल आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जो सरफेस का है वही रहेगा। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी। फिर उसके बाद पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो v प्रोपोर्शनल टू 1/r से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से फिर हाइपरबोलिक ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। देखो यहाँ पर तीन शेल है, एक पहली वाली शेल है, अंदर वाली शेल जिसको हम ए शेल कंसीडर कर रहे हैं, इसका रेडियस r1 का है और इस पर चार्ज है q1 का। फिर एक दूसरी शेल है, इसका भी सेंटर कॉमन है, और ये शेल है बी जिस पर चार्ज Q2 का है और इसकी रेडियस R2 की है। फिर तीसरी शेल है सी जिस पर चार्ज Q3 का है, इसकी रेडियस R3 की है। ठीक है, तीनों कॉन्सेंट्रिक हैं। अब हम इन तीनों के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो देखो सबसे पहले ए पर कैलकुलेट करते हैं, वी ए। तो देखो इस शेल पर जो पोटेंशियल होगा, ये वाला जो पॉइंट है जो शेल के ऊपर होगा, ध्यान से देखो, सबसे अंदर वाली जो शेल है ये ए वाली शेल, ये उसके सरफेस पर है। ठीक, तो एक तो इसका पोटेंशियल इसके ऊपर मिलेगा, और ये वाला पॉइंट यानी कि ये वाली शेल जो है वो दूसरी वाली शेल के इनसाइड है,
तो दूसरी वाली शेल के जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि किसी भी शेल के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो उसके सरफेस पर होता है। तो ए पॉइंट पर बी का पोटेंशियल भी मिल रहा होगा, इसी तरीके से सी का पोटेंशियल भी इसके ऊपर मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ए पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, के Q1/R1। ये वाला पोटेंशियल तो हो गया ड्यू टू ए वाली शेल। अब बी वाली शेल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, जो उसके सरफेस पर होगा वो भी यहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा के Q2/R2। ठीक है, तो वो पोटेंशियल भी यहाँ हो गया। इसी तरीके से थर्ड वाली शेल के जो सरफेस पर होगा वो भी पोटेंशियल यहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा के Q3/R3। ठीक है, तो तीनों का समेशन कर देंगे तो ए पर पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, समझ आया बेटा ये कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? समझते जाओ ध्यान से। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, यानी इस शेल के ऊपर निकालेंगे। तो देखो ये वाली शेल जो है उस पर जो पॉइंट होगा वो ए वाली शेल के आउटसाइड है। तो अब ऐसा केस होगा कि ए वाली शेल के बाहर है पॉइंट, वहां पर पोटेंशियल निकालना है ये शेल की वजह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे चार्ज को हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। Q1 वाले चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, और Q1 से इस बी पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी R2 के बराबर। तो इसका जो पोटेंशियल मिलेगा वो के Q1/R2 के इक्वल हो जाएगा। बी वाली शेल पर खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो वो बन जाएगा के Q2/R2। उसी तरीके से सी वाली शेल का पोटेंशियल भी इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन सी के जो सरफेस पर होगा वही वाला पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा, तो वो मिलेगा के Q3/R3 के इक्वल। तो इस तरीके से बी शेल के ऊपर भी पोटेंशियल निकल आएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? अब निकालते हैं सी वाली शेल के सरफेस पर पोटेंशियल। तो देखो सी वाली शेल के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा ए की वजह से, जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो उसके आउटसाइड है ये, तो ए वाली का पूरा चार्ज जो है वो सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, और इससे फिर Q3 तक की दूरी यानी सी तक की दूरी जो है वो R3 के बराबर हो जाएगी। ए वाली शेल का जो पोटेंशियल मिलेगा सी वाली शेल के ऊपर, तो वो मिल जाएगा के Q1/R3। इसी तरीके से सी के सरफेस पर बी वाली शेल की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, तो इसका चार्ज भी हम सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे Q2। तो Q2/R2 ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा, बी वाली शेल का जो सी के सरफेस के मिलेगा। और इसके खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो बन जाएगा के Q3/R3 के इक्वल। ठीक है, समझ आया बेटा? तो इस तरीके से सी वाली शेल के सरफेस पर भी पोटेंशियल निकल आएगा। तो कॉन्सेंट्रिक शेल्स में इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल कवर करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इसकी एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू को देखेंगे तो ध्यान से देखो कि पूरा पूरा चार्ज जो है वो पेरीफेरी पर होगा, और इससे जो डिस्टेंस होगी पी पॉइंट की वो अंडर रूट R² + X² के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया है कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, और ये रेडियस R के इक्वल है, तो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R² + X²। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी 1/4πε0 Q/√R² + X² के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चार्ज जो है, इस पूरे चार्ज की जो डिस्टेंस होगी पी पॉइंट से वो अंडर रूट ऑफ R² + X² के इक्वल होगा। ठीक है, सेंटर पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सॉरी बेटा जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/R के इक्वल। और ये पोटेंशियल बेटा मैक्सिमम होता है, सेंटर पर ही मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे इधर हम दूर जाते जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इधर की तरफ भी जब जाएंगे एक्सिस में दूसरी तरफ तो भी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका देखो ग्राफ अगर हम बनाए वोल्टेज का डिस्टेंस के साथ, तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम होगा और बाकी फिर इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा और इधर की तरफ जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, उस चीज को समझो। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है थीटा के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -PE cos थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा इक्वल टू जब जीरो होगा तो जीरो वाली पोजीशन में ये जो डाइपोल है वो ऐसे आ जाएगा, यूं, ये -Q इधर +Q इधर, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होगी -PE के इक्वल। इस कंडीशन में इस पर टॉर्क भी जीरो लग रहा होगा।
और ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। ठीक है, मेन ये मैं बताना चाह रहा था कि जब डाइपोल ऐसे होता है, फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन होगी, तो फिर ये डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी डाइपोल की, और 180 रखोगे यहाँ पर, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये प्लस पीई के इक्वल आएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और उस टाइम भी टॉर्क जीरो होता है, लेकिन ये कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की कहलाती है। ठीक है, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जब डाइपोल होता है तो ये कंडीशन अनस्टेबल कहलाती है, क्योंकि बेटा इस पोजीशन से जब भी हम उसको डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा, तो ये वापस घूम करके फिर स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब इस तरीके से डाइपोल होगा फील्ड के अलोंग, तो इसको जब हम डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा इधर से उधर, तो ये वापस से अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा। तो जैसे किसी चार्ज का हम इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हैं, है ना, कि जैसे चार्ज जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, तो चार्ज को अगर हम डिस्टर्ब करें इधर उधर, तो क्या होता है, वो फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरीके से डाइपोल भी, अगर डाइपोल को डिस्टर्ब करने पर ये फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है, तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर डिस्टर्ब करने पर फिर से मीन में नहीं आता है, किसी और पोजीशन में चला जाता है, तो फिर ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ में आई। तो आज बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट रन में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। और आप बस लगे रहो, खूब जम के पढ़ते रहो, बस लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। ठीक है, पढ़ते रहो जम के, कुछ करते रहो, कुछ मिल ही जाएगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रन।